कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता था, हमारे पास एल्गोरिदम्स लगाए जाते थे। ओके, हम बात कर रहे थे एल्गोरिदम्स की। गेट माय पॉइंट। अब ये एल्गोरिदम्स हैं क्या, मींस मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन अब हमने बात किसकी करनी है? अब हमें बात करनी है एल्गोरिदम के साथ हमारे पास कुछ और भी चीजें होती थी, लाइक एक इनपुट होता था और एक हमारे पास आउटपुट होता था। इनकी बेसिस पे हम पहले काम करते थे। ओके, पहले हमने मशीन लर्निंग के ऊपर बात की, तो मशीन लर्निंग के अंदर इनपुट आ गया, एल्गोरिदम्स आ गए और आउटपुट आ गया। लेकिन अब हमारी बात है डीप लर्निंग के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय अ डीप लर्निंग? मशीन लर्निंग खत्म हुई है, जनाजा पढ़ना बाकी है। मिस इतनी भी नहीं थी, आगे कुछ चीजें हम मिक्सअप करेंगे जो प्रोजेक्ट की बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीपली है। मींस आप मशीन लर्निंग को लगे तो आप 3 महीने पूरे कर लें, मशीन लर्निंग खत्म ना हो। ना खत्म होने वाली चीजें फंडामेंटल्स आपको बता दिए, मींस किस तरीके से आप उसको लेके आगे मजीद और कैरी ऑन कर सकते हैं उन चीजों की बेसिस पे। अब आगे है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक्चुअल में हमारे पास जब बात आती है न्यूरल की, तो न्यूरल नेटवर्क से व्हाट इज मीन बाय न्यूरल नेटवर्क? जाल बिछा होता है नेटवर्क का, जिस तरह न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी में। एग्जैक्टली। बट उससे पहले हम ये देखें कि न्यूरल वर्ड कहाँ से आया? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स भी हम पढ़ेंगे और साथ में इसके एक और चीज भी पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? परसेप्ट्रॉन। प्रोटॉन था, परसेप्ट्रॉन। तो न्यूरॉन्स का कलेक्शन क्या करता है? न्यूरॉन्स की लेयर्स बनाता है और न्यूरॉन्स की मल्टीपल लेयर्स क्या करती हैं? हमारे पास मल्टीपल मेथड्स या मल्टीपल एल्गोरिदम खुद ही क्रिएट कर देती है। मींस हमें कुछ नहीं बताना पड़ता, हमें नहीं बताना पड़ता कि ये वाला एल्गोरिदम लगा दो। आप ये शीशा भी लाए? अच्छा, शीशा है, क्या बात। वेबकैम। सेंसर की बॉर्डर की कमी है। मैं तो कहता हूँ आप आ जाए, हम पहले ब्यूटी पार्लर का सामान ले आते हैं। वो आज सलीम नहीं आया? क्या हुआ? चले सब जबरदस्त हो, तैयार हो जाना, कपड़े ले लिए ना? कंफर्म हो, मैं लेके दे दूंगा। मेरी पसंद का 10 डालना। न्यूरल नेटवर्क्स, आगे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। ANN। यहाँ पे तो हमारे पास सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का कलेक्शन होता है, द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का कलेक्शन क्या करता है? न्यूरॉन्स का एक जगह पे कलेक्शन हो तो वो हमारे पास क्या करता है? वो कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कर देता है, उसकी लेयर्स, जिसकी बेस पे हमें काम करना होता है। हमारे पास कई तरह की लेयर्स होती हैं, 1 लेयर होती है, 2 लेयर होती है, 3 लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, लेकिन बेसिकली हमें सिर्फ 2 लेयर्स का आइडिया होता है।
दरमियान में जो डेंसेस लेयर्स होती हैं, हमें डेंसेस लेयर्स का आइडिया नहीं कि उन डेंसेस के अंदर, डेंस लेयर्स के अंदर क्या होगा। लाइक एज अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बनाते हैं तो उस पैटर्न से मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये हमारे पास लेयर्स आती हैं। उन लेयर्स का काम कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है। लाइक ये हमने पहली लेयर बना दी, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक तरह की इनपुट लेयर है। इसी तरीके से जो आउटपुट लेयर है वो भी हमारे पास होती है। दरमियान में भी मैं कुछ लेयर्स क्रिएट कर देता हूं। लाइक ये 3 है, ये 3 एंड देन देयर इट इज एंड देन हियर इट इज। अब ये जो पहली लेयर हमने बनाई, पहली लेयर के अंदर 1 2 एंड 3, लेट्स सपोज दैट कि हमने 3 न्यूरॉन्स रख दिए। अब इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? क्या इसके साथ होगा? इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। फिर आगे अगर चलते हैं तो इसका ताल्लुक भी इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। अब ये जो दरमियान में है ये हमारे पास डेंस लेयर्स है। डेंस का क्या मतलब होता है? घनी। तो हमारे पास क्या है, वो जो अंदर लेयर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो इनपुट डेटा से या इनपुट लेयर से एक लेयर ले रही है और उस लेयर्स को लाइक या तो वो स्केलर फॉर्म के अंदर हमें दिखा रही हैं, या वो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में हमें दिखा रही हैं, या फिर हमें वो वेक्टर फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा रही हैं। स्केलर, वेक्टर एंड मैट्रिक्स, ये 3 फॉर्म्स हैं। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर में लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास अगर एक नंबर आ जाता है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 0D है, तो ये क्या होगा? ये होगा स्केलर। लेकिन अगर हम 1D के ऊपर बात करें, ये D क्या है जो मैं लिख रहा हूं? डायमेंशन। अब इसी फाइल को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूं तो ये क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। लेकिन इसी चीज के अंदर हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये हमारे पास एक तरह का वेक्टर आउट मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या ये मैट्रिक्स मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ चुके हैं? कहाँ पे पढ़ा है? हमने नंपाई के अंदर यूज किया। 1D 2D 3D ये सारा का सारा काम किया। तो ज़ाहिर है कि सारे के सारे डाटा को हमें एक और चीज की भी जरूरत होती है, पांडास की। वहां से डाटा लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेने के बाद उस डाटा को फ्रेम कर दिया, जो कि हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और रिक्रिएशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आया इनपुट लेयर्स के अंदर, इनपुट से डाटा जाएगा आगे। लाइक यहाँ से इस तरीके से जाएगा डाटा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। अब इनपुट लेयर्स के अंदर से जितने न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जितने न्यूरॉन्स होंगे, वो सारे के सारे डाटा क्या देंगे, वो डेंस लेयर पहले को देंगे। अब ज़रा पहले डेंस लेयर के अंदर के डाटा आ गया तो पहले डेंस लेयर ने क्या करना है, अगली डेंस लेयर के अंदर डाटा वेरीफाई करके देना है। तो यहाँ पे डाटा आ गया, यहाँ से फिर अगेन क्या होगा, फिर अगेन आगे एक डेंस डाटा आएगा। ये तीसरी भी डेंस लेयर ही है, लाइक लास्ट वाली जो क्या भाई? ये भी डेंस लेयर ही है, लास्ट वाली आउटपुट लेयर है। आउटपुट ये पहले इनपुट लेयर है, लास्ट वाली आउटपुट लेयर है। सर ये जो आपने मैट्रिक्स या वेक्टर या स्केलर का बताया, इसमें जो इनपुट से डेटा टाइप आ रही है, मतलब कोई डेटा है उसकी जो टाइप होगी वही आउटपुट में शो होगी या फिक्स नहीं है? वो आउटपुट पे शो हो सकती है, लेकिन डेटा टाइप एक भी चेंज होती है। तो जिस तरीके से हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स को पढ़ी, डेटा मतलब टाइप जैसे अब हम इनपुट में अगर मैट्रिसेस दे रहे हैं तो वो आउटपुट में भी मैट्रिक्स, आउटपुट में मैट्रिक्स, हाँ उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, बाद में चेंज किया जा सकता है। ओके, ये चीज हमारे पास आ गई। ये चीज करने के बाद अब इस डेंस लेयर से ये डाटा चला गया, तो इसी तरीके से इस डेंस लेयर के साथ भी क्या होगा, डाटा आगे जाएगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हम इपोक्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं।
लाइक एज 500 अगर कर देते हैं, इट मींस टू से दैट एपोक्स क्या होती हैं, इसको हम कहते हैं रेपिटेशंस। किस चीज की रेपिटेशंस? आपकी किसी भी प्रोसेस की, लाइक एज मेथड्स। क्या मेथड्स है? आप एक सवाल को बार बार जब हल करते हो, मैंने आपको एक सवाल समझा दिया मैथ का सवाल समझाने के बाद 2-3 और सवाल समझा दिए और मजीद एक सवाल आपको दिया कि भाई ये सवाल, ये क्वेश्चन आप लोग हल करें। आप जब हल करना स्टार्ट करते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले नंबर पे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, जो मैंने वहां पे मेथड लगाया था, आप देखते हो कि ये वहां पे वो वाला मेथड लगेगा या कोई और लगेगा। अगर वो वाला मेथड नहीं लगता, फिर आप दूसरे सवाल पे आए, दूसरा सवाल जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वो वाला मेथड वहां पे अप्लाई करते हो, और वो वाला मेथड अगर अप्लाई होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर तीसरे पे आ जाओगे। मैं जितने मेथड्स में आप लोगों को समझा चुका हूं, वो सारे के सारे मेथड्स आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो। क्या उनमें से एक भी नहीं लगेगा? तो हम जब बार बार उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं तो कोई ना कोई तो मेथड अप्लाई होगा। तो ये क्या करता है, ये हमें जब इनपुट लेयर्स इसको मिल जाती हैं, ये वाला डाटा मिल जाता है, तो उसकी आउटपुट निकालने के लिए क्या करता है, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, इनपुट डाटा कहाँ से मिलता है, यूजर से। आउटपुट डाटा कहाँ से मिलता है, मॉडल एक्चुअल में शुरू में तो आउटपुट डाटा हमें देना पड़ता है ताकि हम उसको एक दफा ट्रेन कर सकें। हाँ, जब इनपुट डाटा नया देंगे तब हम नहीं बताएंगे, पुराने डाटा पे पहले ट्रेन करेंगे। और अगर किसी भी मॉडल को ट्रेन करना है तो इनपुट और आउटपुट हमें देनी पड़ती है। लेकिन अगर फर्ज किया मेरे पास एक कैंसर का मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, तो कैंसर की एप्लीकेशन बनाने के लिए मेरे पास कुछ सैंपल्स होंगे। मैं 50% को पकड़ूंगा जो कैंसर के पेशेंट है, और 50% को पकड़ूंगा जो मेरे पास कैंसर के पेशेंट नहीं है, जो हेल्दी हैं। दोनों के स्कैन्स के ऊपर से मैं पिक्चर्स गेट करूंगा, और पिक्चर्स को गेट करने के बाद मेरे पास एक रॉ मटेरियल आ जाएगा। उस रॉ मटेरियल्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास उसकी आउटपुट जिस फॉर्म में मैं चाहता हूं वो मिल जाएगी। अब मेरे पास 50 पेशेंट का डाटा भी किस में मिल गया, मैट्रिक्स में, और जो हेल्दी पेशेंट थे उनका भी डाटा किस में मिल गया, मैट्रिक्स में। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जितने पेशेंट का डाटा एज एन इनपुट पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स वेरीफाई करना आसान है। आप किसी भी स्किन को देखकर तो नहीं ना बता सकते किसको क्या हुआ है। अब वो पुराने हकीम लुकमान तो नहीं ना रहे जो किसी को आते हुए देख के बता देते थे कि ये जो मरीज आ रहा है ये मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो आ रहा है वो मर जाएगा। लेकिन अब मैथ ये कहती है, स्टैट ये कहती है कि भाई आप किसी के इंसान को देख के ये बता सकते हो। अब मैट्रिक्स में वो डाटा ऑलरेडी हो चुका, हमने उसके ऊपर क्या बनाई, कुछ आउटपुट्स बनाई। उन आउटपुट्स की बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन आउटपुट्स की बेसिस पे हम जो नया डाटा आने वाला होगा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मॉडल ही नहीं है, आपके पास सैंपल ही नहीं है, क्या मॉडल बना देंगे? इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, आप नए डाटा को कलेक्ट करके क्या कर सकते हो, किसी को भी हैक कर सकते हो। साथ वाला बैठा हुआ पर्सन आपको नहीं जानता, आप उसको कहो कि जस्ट आप मोबाइल लेके दो और मोबाइल के साथ मोबाइल टच कर लें, लाइक दिस, इस तरीके से। आपको पता है मोबाइल के अंदर एनएफसी का एक सिस्टम है, तो एनएफसी ऑफ ही रखनी है, ऑन को नहीं करना है। कि आपका मोबाइल के साथ जब टच करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज भी है, वो क्या चीज है, दैट्स अ वॉलेट। हम वॉलेट भी क्या करते हैं, बैग जिप में रखते हैं। जैसे आपका मोबाइल या किसी का भी मोबाइल यहाँ पे टच करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। ये सारी चीजें रियल, इसमें कार्ड भी होती है। वॉलेट चोरी हो गए, कोई हाल नहीं है, मेकअप फजूल किया। अच्छा, तो ये चीजें हमारे पास
कि यहाँ पे डेंस लेयर्स के अंदर से क्या होगा, डाटा फिर से आगे जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना यहाँ पे ये सारे के सारे क्या लग रहे हैं, एल्गोरिथम्स लग रहे हैं, और ये खुद देख रहा है, खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत। हाँ, हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई कितनी दफा रिपीटेशंस होनी चाहिए। जितने ज्यादा डाटा होगा उतनी ज्यादा दफा अगर बॉक्स होते हैं, इट मींस से डाटा के क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसी वजह से हमें बॉक्स देते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब वो डाटा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास इनपुट लेयर्स जितने भी हों, आउटपुट लेयर्स आपके पास सिर्फ एक होती है। आपके पास आउटपुट लेयर्स जस्ट एंड जस्ट अ सिंगल पॉइंट, अ सिंगल रिजल्ट। लाइक अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं आप लोगों को, यहाँ पे क्या चीज आ रही है, पहली लेयर हमारे पास है इनपुट लेयर, लास्ट लेयर जो रेड कलर की उसने की हुई है ये हमारे पास एक आउटपुट आ रही है, और दरमियान में हमारे पास क्या एडवांसेस लेयर्स हैं। इनका तलक, एक लेयर का तलक इस सबके साथ है, एक लेयर नेटवर्क का तलक सबके साथ है, इस एक का तलक सबके साथ है, इसका भी तलक किसके साथ है, सबके साथ है। अब देखें ना, हम अगर 2/4 करते हैं तो हमें पता है कि 1/2 इसका आंसर आएगा, और आना भी 1/2 ही आना चाहिए। तो इस वजह से जब ये सारी चीजों के साथ पिक करेगा तो इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड होने का चांस मिलेगा, ये एक दूसरे को समझेगा। लाइक लास्ट टाइम पे जो मैंने बैटलशिप की एक मूवी के एक छोटा सा वीडियो दिखाया था, मॉडल क्या करता है, मॉडल रेड कर देता है जहां पे कब्जा करना है, जिसके ऊपर अटैक करना है, वो रेड क्यों कर देता है, मींस उसे बताया गया कि भाई जहां जहां पे रेड होगा अटैक है। लाइन की आइज देखी किस तरीके से होती है, सही है। डिस्प्ले पे जब कट करते हैं या बैक करते हैं थोड़ी ऊपर सी कट टाइप नहीं होती, आप लेंसेज लगाते हो फिर आप जैसे मिस थोड़ी सी नोकीली टाइप होती है। हमारे तो गोल होती है ना, अल्लाह ताला ने बनाई हुई गोल सर्कल टाइप, तो उसकी जो है थोड़ी सी नोकदार होती है, लाइक दिस क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल टाइप। वो आईज जब वहां पे लगी होती हैं, क्या आपको 100% यकीन है कि लाइन वैसा ही देखता होगा जैसा हम देखते हैं? कभी नहीं, पर डेफिनेटली नॉट। रडार के ऊपर आप काम करते हैं, रडार पे क्या इंसान ही नजर आते हैं या बैटलशिप जहाज ही नजर आते हैं? क्या नजर आते हैं? मींस कुछ ग्रीन लाइंस होती हैं, कुछ ग्रीन डॉट्स होते हैं, कुछ रेड डॉट्स होते हैं। हर शिप को एक नंबर दिया हुआ होता है, मैं सही कह रहा हूँ, हर शिप को एक नंबर दिया हुआ होता है, और जो आप लोगों के पास रडार होते हैं वहां पे वो सारे नंबर रिकॉर्ड होते हैं, पेंट भी होते हैं, रिकॉर्ड भी होते हैं, सारा एग्जैक्टली। हालांकि इस चीज के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो हर एक पर्सन जानता है। और अगर वहां पे कोई अनोनिमस नंबर की शिप आ जाती है तो ऑटोमेटिकली रेड अलर्ट आ जाता है, हाई अलर्ट आ जाता है। अब सेम सीन है यहाँ पे भी कि क्या है कि उसने भी यही देखना है कि भाई वो जो चीज आई है हमारे पास, वो जो डाटा आया है हमारे पास, उसको किस तरीके से लेके हम आगे मूव कर सकते हैं। अब ये जो जितने भी लेयर्स हैं, इन लेयर्स का काम हम किस मॉडल के साथ कर सकते हैं, किस पैकेज के साथ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेंसर फ्लो। ये हमारे पास एक पैकेज है डीप लर्निंग के अंदर, टेंसर फ्लो जो हम करने वाले हैं। टेंसर फ्लो इन द नेक्स्ट टाइम, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, कीरास, तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों में ही आपको जो है वो फोकस होना पड़ेगा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ऐसा ही समझें कि आपकी आधी मशीन लर्निंग भी है और पूरी की पूरी डीप लर्निंग भी है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम नंपाई को भी लगाएंगे, यहाँ पे हम पांडास को भी लगाएंगे, मजीद और चीजों को लगाएंगे।
और बेसिकली हमारा पर्पस यही होता है। अब टेंसर फ्लो पे अगर काम करना है तो एक चीज याद रखिएगा कि आपकी टेंसर फ्लो किस तरह से काम करेगी और आपको नॉर्मली करना क्या पड़ेगा। टेंसर फ्लो पे काम करने के लिए आपको पाइथन का वर्जन चाहिए 3.10 टेंसर फ्लो के लिए। टेंसर फ्लो पे अगर काम करना है तो पाइथन का वर्जन क्या चाहिए 3.10। 3.14 पे काम नहीं करेगा, 3.11 पे काम नहीं करेगा, 3.12 पे काम नहीं करेगा, 3.13 पे काम नहीं करेगा, 3.14 पे काम नहीं करेगा। रीजन क्या है सर? मॉडिफिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी जी क्योंकि ज़ाहिर है कि जब भी कोई नया वर्जन आता है पाइथन का तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो रही होती है। और टेंसर फ्लो, अब टेंसर फ्लो के अंदर काफ़ी हद तक हम इस्तेमाल तो करते हैं, यूजेबिलिटी भी करते हैं, लेकिन टेंसर फ्लो की जगह पे पाइटॉर्च है, केरास है, डायरेक्टली भी हिट किया जा सकता है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो पाइथन के सेकंड वर्जन के अंदर भी काम करना पड़ता है। मींस टू से दैट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। अब नई इतनी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं जो कि टेंसर फ्लो का काम भी करी है, पाइटॉर्च का काम भी करी है, केरास का काम भी करी है, जिसमें कुछ ऑटो लाइब्रेरीज भी हैं। ऑटो लाइब्रेरीज मुझे कहा था एक स्टूडेंट ने, बट ऑटो लाइब्रेरीज में आप लोगों को एक दफा नहीं बता रहा, ऑटो लाइब्रेरीज भी मैं आपको बताऊंगा। ऑटो लाइब्रेरीज से क्या होता है, आपका काम ज्यादा सिंपल एंड आसान हो जाता है। मीन आपके ऊपर जो ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है वो ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम सिंपल हो जाएगा। हाँ, उसकी यूजेबिलिटी थोड़ी सी किस तरीके से, वो भी मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा। उसकी यूजेबिलिटी से आप उसके ऊपर काम आसानी से कर सकते हैं। सर जो मॉडल बनाएंगे इसके ऊपर ट्यूनिंग भी करेंगे, फाइन ट्यूनिंग, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बेसिक मॉडल्स बनाएंगे, सिंपलेस्ट मॉडल के मॉडल किस तरीके से बनाए जाते हैं। और अगर टाइम हुआ तो जिस तरीके से N10 के अंदर मॉडल क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा इस चीज के बारे में भी देखेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी सबसे पहले क्या है, इसके लिए जरूरी है फास्ट एपीआई। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन आप ऑलरेडी समझते हैं। क्या समझते हैं कि आप जब भी N10 पे मैं काम करवाता हूं तो N10 पे आपने खुद भी काम किया हुआ है। N10 पे जब काम करते हैं तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स मांगे जाते हैं, और क्लाइंट आईडी आपका कोई भी जेसन का डाटा हो, उस जेसन के डाटा को आप एपीआई में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी आईडी है। तो बिलोंग टू फास्ट एपीआई। तो फास्ट एपीआई के साथ आप अपनी आईडी को जनरेट कर सकते हैं और नया डाटा डिस्कवर कर सकते हैं, जो कि विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा काम हार्ड जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका काम इजी हो जाएगा। एंड आई होप सो कि अगर 10 तक आप लोगों की क्लासेस 10 के बाद भी चलती हैं, आप लोगों का जैसे कोर्स खत्म होता है तो हम एक प्रोजेक्ट है, वो काफी टाइम से मैंने सोच के रखा हुआ है, LLMS की बेस पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे लाइक एज क्लाउडी। बट क्लाउडी क्या करता है, क्लाउडी में तो हमें टेक्स्ट करके लिखना पड़ता है, क्लाउडी में हमें टेक्स्ट करके लिखना पड़ता है, और हमारा आंसर भी किस तरीके से आता है, एज अ टेक्स्ट आता है। हम क्या करेंगे, हम क्लाउडी टाइप कोई ऐसा मॉडल बनाएंगे कि उसके साथ स्पीच की जाए और वो रिस्पॉन्स भी किस में दे, को-पायलट की तरह, स्पीच में दे, को-पायलट की तरह, को-पायलट की तरह। हाँ, को-पायलट। या आप सिंपली कह सकते हैं जिस तरीके से एलेक्सा है, जिस तरीके से आपका गूगल एआई असिस्टेंट है। तो इसमें से किसी एक चीज को यूज किया जा सकता है। ओके, अब हमने क्या करना है,
आपने सिंपली आपके पास एट प्रेजेंट पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड होगा? आपके पास पाइथन का 3.14 वर्जन इंस्टॉल होगा, ऐसे ही है। और अगर आपको नहीं यकीन या नहीं पता या नहीं आइडिया कि आपके पास वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहां पे आके cmd लिखते हैं और यहां पे पाइथन हाइफन वर्जन, मेरे पास यहाँ पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है? 3.10 या 10, 3.10.10। 10 ये पॉइंट 10 का कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार पड़ जाता है, तो इससे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है कि 3.10 वर्जन होना चाहिए, हमारा जो बेसिकली सबसे मेन फोकस है। ये कैसे आया? एक्चुअल में क्या किया, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं अपनी सेटिंग्स के अंदर, एप्स के अंदर आ जाते हैं, इंस्टॉल्ड एप्स, यहाँ पे अगर मैं पाइथन को आपको दिखाऊं तो पाइथन के 2 वर्जन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, 3.14 भी और 3.10 भी, ऐसे ही है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है 3.14.4 है 64 बिट, 3.10.10 वर्जन 64 बिट, ये 2 चीजें मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। अब आपको ये कैसे पता कि हमारे पास 3.10 चलना चाहिए या 3.14 चलना चाहिए? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट एनवायरनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट। ये चीज आपके पास आ गई, यहां पे आपको आके क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स में आना पड़ेगा। मैं एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स में आ गया, पाथ में आ गया, यहां पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। जैसे मैंने बड़ा किया तो 3.10 और 3.14 एक्चुअल में यहां पे 310 एंड 314 नजर आएगा, 314 और 310। तो अगर आपको 310 चलाना है, 3.10 चलाना है, तो 3.10 को क्या कर देंगे टॉप पे और 3.14 को नीचे। अब मेरे पास एट प्रेजेंट कौन सा वर्जन आ रहा था? 3.10। अब मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं यहां से इसको इस तरीके से करूंगा, ड्रैग ड्रॉप नहीं करना, ये नो ड्रैग ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। सर हो नहीं रहा, क्या सीन है? मूव अप एंड मूव डाउन। और 3.14 की स्क्रिप्ट फाइल को भी कहां पे लेके जाना है? टॉप पे लेके जाना है। ये दोनों फाइल्स आपके तो टॉप पे आ गई। टॉप पे आने के बाद आपने सिंपली क्या कर देना है, ओके कर दिया, एंड हियर इट इज ओके, एंड हियर इट इज ओके। अब यहां पे अगर दोबारा मैं उसी कंडीशन को लगाता हूं तो क्या लिखा हुआ है? 3.10.10। मैं इसको एक दफा क्लोज कर देता हूं, मैं यहां पे आया, इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूं, और रिफ्रेश करने के बाद मैं देन अगेन cmd पे जाता हूं, पाइथन हाइफन वर्जन क्या वर्जन आ रहा है? 14.4। बट कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि जो वर्जन आप टॉप पे लेके जा रहे हो वो इंस्टॉल्ड भी नहीं चाहिए, और अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है देन देयर इज द प्रॉब्लम, फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे 3.14 आया, आप टेंसरफ्लो पे अगर काम करना चाहते हो तो आपके पास 3.10 वर्जन का होना जरूरी है। 3.14 पे जितनी दफा भी आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे वो इंस्टॉल नहीं होगा, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको 3.10 वर्जन होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली 3.10 वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। अब अगर वापस उसी जगह पे जाना है देन अगेन क्या करेंगे, एडिट द एनवायरनमेंट, नजर आ रहा? अब मुझे इसको टॉप पे लेके जाना है, और मुझे 310 को भी कहां पे लेके जाना है? टॉप पे लेके जाना है। इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहां पे अगर करोगे तो 3.14 ही आएगा, लेकिन दोबारा इसको फ्रेश करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कमांड लाइन क्लोज करके दोबारा ओपन करनी है, तो पाइथन हाइफन वर्जन 3.10.10 आ चुका। क्या ये चीज कर सकते हैं? क्या हम यहां पे एक और चीज देख सकते हैं? py स्पेस हाइफन लिस्ट, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पाइथन के वर्जन हैं जो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो अब यहां पे हमें पता चला कि
3.14 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है और 3.10 वर्जन भी इंस्टॉल हो चुका है। यहां तक कोई क्वेश्चन? आज फ्राइडे है ना, लास्ट डे। आज आप लोगों को एक प्रोजेक्ट ही देना है, याद है? 1.3 क्या भाई? नंबर पांडास वो अपना इंस्टॉल, आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें वो हो जाएगी। नहीं, हमारे पास तो लोकल इन्वायरमेंट होगा ना, उस लोकल इन्वायरमेंट में हम लेटेस्ट इंस्टॉल कर लेंगे। वो हमारे पास लेटेस्ट चलेगी या हमारे पास पुरानी चलेगी? तो पिप भी वहाँ यहाँ पे वही आएगा। तो पिप भी इसी के साथ इंस्टॉल होता है। तो पिप का भी वर्जन होगा, वो ऑटोमेटिक जो इंस्टॉल करेगा वो आपके लिए प्रेफरेबल होगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पाइथन के अंदर जो numpy है, pandas, उसकी लाइब्रेरीज कौन सी इंस्टॉल होगी। वो ऑटोमेटिकली जिस लिहाज से है वो उस लिहाज से उसको इंस्टॉल कर लेगा। हाँ, बट आपने वहाँ पे साथ में लेटेस्ट नहीं लिखना। आप साथ में लेटेस्ट लिखें कि वो लेटेस्ट इंस्टॉल कर देगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सर यहाँ पे अगर करंटली 3.10 चल रही है तो जब हम इस कोड में जाएंगे जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो वो इसी के अकॉर्डिंगली आएगी। ये ग्लोबली है। ग्लोबली मींस टू से दैट कि आपने इस ग्लोबली की बेस पे उसको एक्टिवेट भी करना है। तो आपके पास यहाँ पे अगर 3.14 है तो 3.14 चलेगा, अगर 3.10 है तो 3.10 चलेगा। लाइक अभी वो क्या बता रहा है कि 3.14 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे वो 3.14 के ऊपर एक स्टैटिक लगा रहा है। स्टैटिक मींस टू से दैट ये एडवांस है, लेटेस्ट वर्जन है, और एट प्रेजेंट जब मैंने पाइथन का एट प्रेजेंट वर्जन देखा तो 3.10 है। तो 3.10 के लिहाज से वो काम करेगा। तो ये दो कमांड्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पाइथन की कौन से वर्जन के ऊपर ये काम हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ग्लोबली देख लेना है, और यहीं पे मैं वेब वर्जन अगर देख रहा था तो 25.1.1 फ्रॉम कहाँ पे लिखा हुआ है, here it is, और साथ में क्या मेंशन है, पाइथन 3.10 मींस पाइथन के साथ 3.10 की पिप आ रही है। और जाहिर है अगर 3.10 की पिप आ रही है तो ऑटोमेटिकली उस चीज को कैलकुलेट कर लेगी कि मैं numpy या जो pandas है उसके कौन से पैकेज चाहिए। अगर लेटेस्ट चाहिए होंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट रख देगी, लेकिन अगर लेटेस्ट नहीं चाहिए होंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगी, डाउनग्रेड कर देगी वर्जन्स के लिहाज से। तो इस मामले में हमें परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, एक मसला आ सकता है, और वो मसला क्या है कि फर्ज किया मैं यहाँ पे कोई मॉडल क्रिएट करता हूँ और वो मॉडल मेरे पास पाइथन के 3.10 वर्जन पे ही काम करता है, जस्ट लाइक एज अ टेंसरफ्लो। लेकिन टेंसरफ्लो के अंदर वो जो मॉडल है वो मॉडल मुझे कहता है कि numpy के पुराना वर्जन इंस्टॉल किया जाए, जस्ट लाइक एज अ किवी। किवी भी 3.10 पे काम करती है, तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किवी तो ये कहेगा मैं पुराना वर्जन जब वो इंस्टॉल करूँ तो मैं सही तरीके से काम करूँ। मैं मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली जब रिएक्ट नेटिव पे भी काम करता हूँ तो रिएक्ट नेटिव भी कहती है कि भाई मेरा पुराना वर्जन इंस्टॉल करो, मैं सही काम करूँगा, क्योंकि नए जो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक निकल जाता है। हालांकि होने तो प्रोफेशनल चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल लोग बना रहे हैं, लेकिन समटाइम्स आ रहा है कि गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पाइथन के वर्जन्स के बारे में हमने देख लिया कि पाइथन के वर्जन्स को हम किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने देख लिया कि हमारे पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप CMD के अंदर ही जाके देख लो कि कितने वर्जन इंस्टॉल्ड है, या फिर यहाँ पे आके इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से वर्जन पाइथन के इंस्टॉल्ड हैं। तो लेटेस्ट ही शो हो रहा है पाइथन की वेबसाइट पे।
वो दूसरा डाउनलोड नहीं अच्छा मैं वो भी आपको बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। आप सिंपली क्या करें, पाइथन डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आप सिंपली यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे आने के बाद जब आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे तो आपने डायरेक्टली पाइथन को यहाँ से डाउनलोड नहीं करना, ना ही यहाँ पे डाउनलोड करना है, आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको यहाँ पे रिलीज वर्जन नजर आ रहे होंगे। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि पाइथन 3.10 को डाउनलोड किया जाए, मैं मजीद इसके ऊपर आया और ये हमारे पास राइट साइड पे देखें तो स्क्रॉलिंग ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3.10 का किसी भी वर्जन को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे आया, कहाँ पे 3.10.18 है, 16 है, 14 है, 3.10.11 है। मैं क्या करता हूँ, 3.10.11 को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या हुआ? ओके, जैसे 3.10 आया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे कहता है कि विंडोज के लिहाज से करना है, मैक ओएस के लिहाज से करना है या सोर्स रिलीज के लिहाज से करना है। हमेशा याद रखें, इंस्टॉल मैनेजर एट प्रेजेंट आप ना करें। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है। एट प्रेजेंट इसको बिल्कुल टच नहीं करना। यहाँ पे हमें चाहिए विंडोज इंस्टॉलर। अगर आपका लैपटॉप 32 बिट का है तो 32 बिट विंडोज इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर 64 बिट का है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा विंडोज इंस्टॉलर क्या है, 64 बिट का, विंडोज 64 बिट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेसन्स क्रैक वर्जन यूज कर। ओके, यहाँ पे 3.10.11 वर्जन आ चुका। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। लेकिन इंस्टॉल करते हुए एक चीज लाजमी देखिएगा, यहाँ पे अपग्रेड नाउ है, कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन है। तो मैं यहाँ पे इसको अपग्रेड कर देता हूँ कि 3.10.10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3.10.11 आ जाएगा। मेरे पास भी यही हुआ। आपका क्या होगा, जब आप इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, नीचे यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस होंगे, एक इनेबल्ड होगा, एक डिसेबल्ड होगा। जो इनेबल्ड है, अगर दोनों इनेबल्ड है, आपने दोनों को चेक लाजमी करना है। मैंने बता रहा तो भैया दोनों चेक आ रहे हैं, डिसेबल्ड है, इनेबल्ड है। यहाँ पे जो पाथ का ऑप्शन होगा, पाथ वाले ऑप्शन को आपने चेक लाजमी करना है, क्योंकि पाथ के ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो आपका सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये देखिए ना, नीचे क्या आ रहा है, एड पाइथन एग्जीक्यूट पाथ, इसको चेक ही करते हैं। हम ऊपर वाले कर लेंगे। ये कहाँ पे चली गई आप? सर ये भी देखिए, सर ये भी देखिएगा वो तुझे प्रॉब्लम ये विंडोज वाला बनाना नहीं, यहाँ से नहीं करना, नीचे से करना है। यहाँ से देखिए विंडोज इंस्टॉल, ये आपने ओपन की जगह गलत की हुई थी। ये देखिए विंडोज इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे अब तक कौन सी विंडो है इसीलिए आपके सामने क्या, इसको इसको सिलेक्ट करो ना, क्लिक करो उसके ऊपर। 64 वाला हाँ, बस ये देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया। हमेशा याद रखें कि पाथ का जो ऑप्शन है उसको इनेबल्ड करेंगे तो एडिट एनवायरनमेंट सिस्टम जो अभी दिखाया वहां पे वो ओपन होगा। अगर आपने उसको नहीं किया तो दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको मैनुअली वहां पे हैंडल करना पड़ेगा, और मैनुअल हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो खैर नहीं है, आप बात पे जाए, बात पे जाके यूआरएल को कॉपी करें, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दें, बट कॉपी करना भी एक स्किल है।
वहां के लिए वर्ड, कमांड बेस वहां जब आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि वर्ड, नहीं तो मैं मानता नहीं हूँ। वहां भी सब कह रहे थे बड़े अच्छे लग रहे हो, लगता है सारा कुछ आता है। जिस स्टूडेंट को जिस दिन सारा कुछ आता हो ना, बड़ा खूबसूरत टेस्ट मैच शो किया था। और जिस स्टूडेंट को सारा कुछ आता हो ना, वो कभी कभी क्लास में भी टेस्ट मैच लगा देता है। ये इधर एडमिन प्रिविलेज के ऑप्शन नहीं, नीचे वाला तो ऑप्शन है ना, एक चेक बॉक्स है, हाँ नीचे वाला कर दो, कोई मसला नहीं। आपके पास एक ही पाइथन होगा जो बीइंग एडमिन यूज होगा। पाइथन का एक ही वर्जन जो है वो बीइंग एडमिन यूज होगा। जो बाकी के सारे हैं वो स्टार क्यों आया था? वो स्टार इस वजह से आया था कि वो एडमिन के तौर पे यूज हो रहे हैं। उसके बाद जितने भी पाइथन के वर्जन्स आएंगे, बेशक आप लेटेस्ट करो, बेशक आप ओल्ड करो, एक ही पाइथन का वर्जन जो है वो सबका सुपर सेट होता है। ओके, यहाँ पे इसको कहा क्लोज कर देगा। अगर है अगर क्यों किसी की फोन किधर गया बोला तो किधर गया? ओके, यहाँ तक था। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके सेटिंग्स में जाते हैं, देन अगेन सेटिंग्स में आके एप्स में जाते हैं, इंस्टॉल्ड एप्स में चले गए। इंस्टॉल्ड एप्स में क्लैरिफाई करेंगे कि हमारे पास पाइथन के कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाइथन 3.14, पाइथन 3.10.11। तो ये एक आधे वर्जन का गैप था, तो इस वजह से इतना ज्यादा गैप नहीं आया, तो उसने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं यहीं पे आया और मैंने CMD को ओपन किया। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं। यहाँ पे py वर्जन 3.14 है एट प्रेजेंट। देन अगेन मैं क्या करता हूं, एट प्रेजेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3.10 ही आ रहा है। डेफिनेटली 3.10 ही आना है। इतना ज्यादा यहाँ पे तो फर्क नहीं आया, लेकिन अब इस 3.10 को टॉप पे लाना है। लाइक एज अभी अगर मैं यहाँ पे पाइथन का वर्जन चेक करूं तो 3.10.11 क्या यही चल रहा है? हमें यही वर्जन चाहिए था। ये वर्जन जब आपके पास आ जाए, आने के बाद कहां पे आना है? एडिट एनवायरनमेंट में दोबारा बता देता हूं। यहाँ पे सर्च बार में है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट। जैसे ही आप एडिट लिख के स्पेस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट पे चले जाएं। कंट्रोल पैनल में भी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे आए एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर आके यहाँ पे पाथ का ऑप्शन है, तो पाथ को आपने सिलेक्ट कर लिया। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद एडिट के ऊपर जाना है, क्योंकि हम इसको एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो पाइथन 3.10 ऊपर है टॉप पे। आपके पास जो भी वर्जन आपने अभी इंस्टॉल किया उसको अगर टॉप पे रख देंगे तो वो वाला वर्जन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव और डीएक्टिवेशन के लिहाज से कि आप जो पाइथन का वर्जन टॉप पे रखेंगे आपको दो लाइनें ही ऊपर रखनी पड़ेगी, 3.10 और 3.10 स्क्रिप्ट की फाइल। स्क्रिप्ट की फाइल क्यों? एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि हमने जब लोकल फाइल के ऊपर या लोकल फोल्डर के ऊपर या लोकल पाइथन के ऊपर काम करना है, लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, तब हमें क्या करना पड़ता है, जिसके ऊपर काम करना है उसकी फाइल को भी टॉप पे रखना पड़ता है। वहां जाओ, इधर जरा स्टैंड में तो कैमरा वो अगर ले आता था ना इधर रखते तो मैंने वो जो पैसा ना उसके तरफ मैंने किधर वो पैसे हाँ हाँ उसी रेट का
केबल ही छोटी निकली फिर ऊपर केबल किसी और पोर्ट्रेट हाँ वो उसकी बात सक्सेसफुली तो हो चुका है, जस्ट क्लोज कर नहीं जाना स्टैंड है तो पहुंच जाते हैं यहाँ यस कभी इधर कभी इधर जाना इधर रख देता ये पूरा बोर्ड आ रहा है इधर से उसमें शो हो रहा है, इसमें शो पूरा बोर्ड आ रहा है नहीं उसको दोबारा इंस्टॉल ये वाला करने के टाइम पे पार का जो ऑप्शन होगा उसको चेक करने आप कभी वो लेना पड़ेगा वो लेना चेक भी किए पूरा आना एक चाहिए। जगह पर रख के पूरा फोकस नहीं होता ना ये वाला भी फोकस करेगा ये वाला भी करेगा फोकस नहीं होता कैमरा इतना अच्छा अरे है वो डालना गया वो वाइट है कभी ब्लैक हो जाता कभी वाइट हो जाता वो फोकस हम कर रहा था कुछ अभी वो TV ब्लैक वीडियो कलर नहीं बना आता ऐसे वीडियो नहीं बन रही अच्छा कभी फ़ोन हो जाता अब तो बन रही है ना